हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों दीपावली की छुट्टियां हुई हैं तो अगले 3 दिनों तक आपको पीपीटी फॉर्मेट में ही वीडियो मिलेगी। उसके बाद मैं जब वापस से दोबारा लखनऊ पहुंच जाऊंगा तो स्टूडियो में आपकी क्लास रहेगी। तो 3 दिन जो है आप अच्छे से एंजॉय भी कीजिए, दीपावली हमको भी एंजॉय करने दीजिए। थोड़ा पीपीटी मोड में ही चलने देते हैं इसको। और हाँ, एक चीज़ और, कोर्सेज वगैरह में क्लासेस आज से नहीं होंगी अभी 3 दिनों तक अगले। तो उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं कारण बता ही रहा हूँ आपको। लेकिन डेली करंट अफेयर आपका बंद नहीं होगा। डेली करंट अफेयर हमेशा के लिए अजर और अमर है, जैसा कि अभी तक होता आया है, ये चलता रहेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से हम लोग, कल हम लोगों ने पढ़ा था 37वां राष्ट्रीय खेल। इसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता था? तो महाराष्ट्र ने जीता था सबसे ज्यादा मेडल। और ये हुआ कहां पर? गोवा में हुआ था। 9 नवंबर 2023 को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यांमार और रूस के बीच में पहला समुद्री सुरक्षा अभ्यास हुआ मारुट मैक्स नाम से, और ये कहां पर हुआ था? अंडमान सागर में। किस देश के कामचटका में क्लोचिस्क्वाया सोपाका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये रसिया में पड़ता है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर है? तो शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर है। इसके अलावा सिराज अहमद जो है ये बॉलिंग की रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं, तो भारतीय। मंदसोबन की कोर कमेटी ने 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो ये क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना है। और अभी हाल ही में साब जो है ये विदेशी रक्षा कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। ये 100% एफडीआई मंजूरी पाने वाली पहली रक्षा कंपनी बन गई है भारत की। एनएचआरआई का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कोपनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ। डेनमार्क में पड़ता है कोपनहेगन। कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी बनाए गए हैं दोस्तों संतोष कुमार झा। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कल की वीडियो से थे, जिनका आपने किया रिवीजन, क्विकली रिवीजन किया है आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दीपावली का धमाका ऑफर चल रहा है। इसके तहत जो लोग भी कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो तो उस पे आपको मिलेगा 70% का डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप कोई ई बुक परचेज करते हो तो ई बुक्स पर मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट। दोनों ही ऑफर बहुत बड़े हैं क्योंकि बहुत ही नाम मात्र की कॉस्ट हो जाती है। अच्छा, जीएस सफलता बैच तो अभी नया लॉन्च हुआ है, इसलिए मैं इसका ज्यादा प्रमोशन करता हूं। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी और कोई बैच लेना चाहते हो, कोई एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेशल टारगेट का कोई बैच लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। जैसे यूपीपी का खाकी बैच है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, मतलब कि 179 पर यूपीपी का खाकी बैच मिल रहा है। अब आप सोचो, उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच कंप्लीट। इसके अलावा एसएससी जीडी का बैच है। इसके अलावा आपका बिहार एसएससी का बैच है, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बैच हैं। तो आप उनको भी जाकर के देखिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कुछ लेना हो वो जाकर के परचेज कीजिए। और जीएस सफलता बैच तो ये तो अभी नया लॉन्च हुआ है, इसमें एडमिशन चालू है। इसको अगर आप लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं मात्र 599 में। ठीक है जी, तो अगले 6 महीने तक की ये इसमें क्लासेस चलेंगी। उसके बाद वैलिडिटी आपकी 15 महीनों की रहेगी। ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और यहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में जाकर ई बुक ले सकते हैं। कोई भी डाउट आए, कोई भी अगर इशू आ रहा हो पेमेंट में या फिर कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर दिया जाएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। 10 नवंबर को शांति और विकास के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, उसमें साइंस का क्या महत्व है, विज्ञान का क्या महत्व है, विज्ञान की मदद से हम लोग कैसे दुनिया भर में शांति स्थापित कर सकते हैं और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको ये तो बहुत ही अच्छे से याद होगा कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो इसको तो भूलना ही नहीं, आपको इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है तो आप बताएंगे सीवी रमन जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, क्या सीवी रमन की जयंती थी इस दिन? नहीं, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट की खोज की थी और उन्होंने इसी दिन इस मॉडल को लॉन्च किया था, तो इसलिए ये दिन चुना गया है। कभी जयंती मत बोल देना गलती से, ठीक है। सीवी रमन को दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है। जो पहले 3 प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न के, उनमें सीवी रमन जी भी थे। अब विश्व विज्ञान जान लिया आपने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जान लिया। अब इसकी थीम जान लो। इसकी थीम है इस बार की बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। क्या है थीम?
बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस थीम छोटी होती है तो इम्पोर्टेंट होती है, और खास करके जब विश्व विज्ञान दिवस की थीम पूछी जा रही है तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। एक और बात, हर साल 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह मनाया जाता है। यानी इसी विज्ञान दिवस के अवसर को, इसी को कवर करते हुए उसके एक दिन पहले से लेकर अगले 5 दिनों तक हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व विज्ञान और शांति सप्ताह। तो ये पूरा वीक भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी। अब इस महीने कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं उनको रिकॉल करेंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, और वो भी कौन सा वाला, वीगन वाला। मैंने इसके बारे में अंतर बताया था ना, एक वेजिटेरियन होता है, एक वीगन होता है। तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है लेकिन वीगन वाला। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे। हाल ही में किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में जोड़ने की घोषणा की है? तो भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में जोड़ने की घोषणा की है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कहा है कि इंडिया को ना वो सेफेस्ट कंट्री में, सेफ स्टेट का दर्जा दे देंगे, अपने सेफेस्ट कंट्री की लिस्ट में इनको ऐड कर देंगे। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, इसके मायने क्या है, इससे फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, उस सबको समझते हैं एक एक करके। देखो, यूनाइटेड किंगडम जो यूके है ना, ये अपनी बात को ना, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत समय से ये लोग राज कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इनके पास काफी ज्यादा दिमाग है। ये लोग यहाँ पर वही बात को घुमा कर बोल रहे हैं। कौन सी बात? मैं अगर आपको कहूं कि एक प्रकार से अपने देश में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना, ये एक तरीका है। चाहे आप ऐसे कहो, चाहे आप कहो कि हम तुमको सुरक्षित देशों की लिस्ट में जोड़ ले रहे हैं और तुमको अपने उन कैटेगरीज में जोड़ ले रहे हैं कि जहां पर आपको दर्जा दे दे रहे हैं कि आप एक सेफ कंट्री हो। तो साहब बोले, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके देश से जो अवैध रूप से हमारे यहाँ आकर के रह रहे हैं, बसना चाह रहे हैं, तो हम उनको बता पाएंगे कि यार इंडिया भी सेफ कैटेगरी है, तो आप वहीं रहो ना, हमारे यहाँ क्यों आकर भीड़ बढ़ा रहे हो। सिंपल सा मतलब यही है, आसान भाषा में कहें तो सब यही है। बाकी आप चीजें पढ़ोगे तो ये आपका रिटन लैंग्वेज में भी मिल जाएगा वही बात। ब्रिटेन में जो शरण मांगने के लिए आते हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जो अवैध रूप से तेजी से आते हैं, तो ऐसे अवैध रूप से एंट्री किए हुए नागरिकों को भारत की तरफ भारत वापसी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो चाहे सिंपल भाषा में ऐसे कहो कि जितने लोग अवैध रूप से घुस रहे हो वो वापस चले जाओ, भाग जाओ, चाहे ऐसे कहो कि हम सुरक्षित देश की लिस्ट में रख दिए हैं, इंडिया भी सुरक्षित है, आप वहीं रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो, ये बात है। तो भारत और जॉर्जिया 2 देश जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन अब इसमें फायदा भी है। ये तो एक हुआ अवैध जो रूप से जाना चाहते हैं उनके लिए घाटा। फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम लोग भाई इस चीज को प्रमोट कर पाएंगे कि देखो देखो, हम ब्रिटेन की भी सुरक्षित देशों की लिस्ट में, ब्रिटेन ने हमें घोषित किया है, एक तमगा दिया है कि हम भैया सेफेस्ट कंट्री हैं। तो जब हम सेफेस्ट कंट्री हैं, एक तमगा दिया है, एक बड़ा देश दिया है, तो 2 चीजें होंगी। एक तो पाकिस्तान हम पर आरोप नहीं लगाएगा कि देखो वहां पर ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या आतंकवादी घटनाएं होती है, या फिर भारत ऐसा वैसा करता है। दूसरा, जो एफडीआई देना होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना होगा इंडिया की तरफ, उसमें भी हम लोग को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो कहेंगे कि चलो इंडिया सेफेस्ट कैटेगरी घोषित हुई है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। ठीक है जी, समझ में आया। चलो, ब्रिटेन आई है, इसकी राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। हाल ही में डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत अनुमानित टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत उपचार कवरेज तक पहुंचा? तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, और इसमें भारत को लेकर के बहुत सारे डेटा निकले हुए हैं। जब भी डेटा निकलता है, फैक्ट निकलता है, तो वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं उन सभी डेटा को, सभी फैक्ट को अपने सामने रखूंगा, आपके सामने रखूंगा, और आपको उन्हें ध्यान में रखना है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो आई है डब्ल्यूएचओ की, इसमें बताया गया है कि अनुमानित टीबी के मामलों में भारत जो है, इसका उपचार कवरेज 80% तक पहुंच गया है। यानी कि 80% तक के रोगियों का, टीबी के रोगियों का, मरीजों का इलाज हो चुका है। 20% और बाकी हैं। अब आप कहोगे सिर्फ 20%? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग 2025 तक लक्ष्य बनाए हैं कि टीबी मुक्त भारत हो जाए, टीबी मुक्त भारत हो जाए। तो भाई 2023 तो बीत ही गया, केवल 1 ही साल तो है। तो टीबी मुक्त भारत जो है, इसका लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं 2025 तक का। इसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया था? निक्षय मित्र अभियान शुरू किया था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। निक्षय मित्र अभियान शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर 80% तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया है उपचार कवरेज।
और क्या क्या फैक्ट्स हैं ग्लोबल इस ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट में, जो कि WHO ने जारी किया है। इसमें ये भी बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसमें? उपचार में। भारत में टीबी उपचार कार्यक्रमों की 19% की उल्लेखनीय वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई है। अगर 2015 से 2022 तक देखा जाए तो भारत में टीबी की घटनाओं में 16% की कमी भी आई है, यानी टीबी के मरीजों में भी कमी देखने को मिली है, जो कि वैश्विक गिरावट के 8.7% की दोगुनी है। इस अवधि में यानी कि 2015 से 22 तक में टीबी मृत्यु दर में भी कमी आई है। कितना? 18% की कमी आई हुई है। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये 80% उपचार हो गया है। 2025 तक हम लोग 100% पर पहुंच जाएंगे। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनोम, टेड्रोस एडनोम जी हैं, एडनोम। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी टेड्रोस एडनोम को अगर बात करें तो ओलंपिक अवार्ड भी मिला था, ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया गया था। अगला, हाल ही में किसने वोकल फॉर लोकल थीम पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं KVIC ने, तो KVIC ने अभी वोकल फॉर लोकल थीम पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया है। कहां पर? नई दिल्ली की कनॉट प्लेस पर। बेसिकली इन्होंने एक कैंप लगाया है और एक ऑफर कैंपेन चलाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खादी के कपड़े, खादी के बने प्रोडक्ट्स ये यूज कर सकें। और साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल, जैसा कि PM मोदी ने भी जिसको अनाउंस किया हुआ है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने आसपास के दुकानों की चीजों को खरीदें और उसको प्रमोट भी करने का प्रयास करें। कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। आप उनके जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए गए हैं उनको आप लोगों को बता सकते हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ ये चीजें मिलती हैं, आप अगर लेना है तो आप आ सकते हो। तो जो भी चीजें हैं वोकल फॉर लोकल कीजिए, यानी कि अपने लोकल में सामान खरीदिए एक तो, और दूसरा चीज उसे वोकल कीजिए, प्रमोट भी कीजिए। तो यही थीम यहाँ खादी ग्रामोद्योग आयोग का भी रखा गया है, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग आयोग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो KVIC के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में। अच्छा, ये वोकल फॉर लोकल का अनाउंसमेंट अभी PM मोदी जी ने कब किया? तो इन्होंने मन की बात के 106वें एपिसोड में देशवासियों की अपील की थी, इस बार दिवाली पर लोकल उत्पाद ही खरीदें और वोकल फॉर लोकल करें। खादी ग्रामोद्योग आयोग एक काफी पुरानी संस्था है और 1957 में यह स्थापित हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके मनोज कुमार जी। अगला, 6 से 8 नवंबर 2023 तक कहां पर विश्व पर्यटन बाजार यानी WTM 2023 आयोजित हुआ? तो वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट ये आयोजित हुआ दोस्तों अभी कहां पर? लंदन में। लंदन ब्रिटेन की राजधानी, वहां पर विश्व पर्यटन बाजार आयोजित हुआ और इसमें भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने भी पार्टिसिपेट किया। अपना वहां पर भी एक मंडप लगाया गया, मतलब कि अपना भी एक प्रदर्शनी वहां पर लगाया गया, जिसमें भारत में भी कहां कहां जाकर के लोग पर्यटन कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, इसके बारे में उसमें बताया गया। तो अपना जो भारत मंडप वहां लगा था 650 स्क्वायर मीटर में लगा था और इसकी थीम थी अतुल्य भारत, भारत भ्रमण वर्ष 2023। बस इसी एक लाइन के लिए ये क्वेश्चन लिया गया है। अपना जो भारत मंडप वहां पर लगा उसकी थीम क्या थी? अतुल्य भारत, भारत भ्रमण वर्ष 2023। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा ये 6 से 8 नवंबर को आयोजित किया गया लंदन ब्रिटेन में। अच्छा जी, पर्यटन आया है। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, लेकिन पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको याद करवाया हुआ है, मैड्रिड में है। कहां पर है जी? मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि पड़ता है स्पेन में। UNWTO का एक WTO होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, कंफ्यूज मत होना। तो विश्व पर्यटन दिवस पर ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम भी शुरू किया गया था इस बार भारत में। आगे बढ़े। हाल ही में किस कंपनी ने अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की एक सरकारी कंपनी है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है अडानी ग्रुप में, बेसिकली अडानी पोर्ट्स में।
अडानी पोर्ट्स जो है ये श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल में अपना एक इन्वेस्टमेंट की हुई, अपना एक प्रोजेक्ट वहां पर चला रही है। तो उस प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, ये यूएस की तरफ से आया है। वो जो कंपनी है जो मैंने आपको बताया, ये यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये समझ लो बिल्कुल सरकार की ही कंपनी है। जान लो सरकार ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, कोई ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल कंपनी हो या संस्था हो। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट चाह रही है ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की। क्यों ऐसा चाह रही है? क्योंकि दोस्तों ये जो अडानी पोर्ट्स है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट मायने हैं, क्योंकि ये कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना में शामिल हो रहा है। ये वही परियोजना है जहां के सामने ही चाइना भी अपना प्रोजेक्ट चला रहा है। अभी हाल फिलहाल में चाइना मर्चेंट ग्रुप ने $392 मिलियन का एक कोलंबो बंदरगाह पर ही एक लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स खोला है। तो उसी के सामने ये कोलंबो पोर्ट टर्मिनल परियोजना अडानी का भी चल रहा है, लेकिन बहुत सुस्त प्रोसेस था। और अभी हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से थोड़ा सा और ये लोग डाउन गए थे, तो उतना ज्यादा तेजी चल नहीं रहा था। तब यहां पर जब चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ तो उधर यूएस ने देखा होगा कि भाई चाइना तो अग्रेसिवली भी बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर इसका वैसे ही हम्बन टोटा बंदरगाह है ही श्रीलंका में, और अब और तेजी से अपने पोर्ट्स वगैरह बना रहा है। तो क्या किया जाए, तो अडानी पोर्ट्स वहां पर था, तो इन्होंने कहा डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करो, जिससे दो फायदे, एक तो इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो इंडिया चाइना का वैसे ही काउंटर करने के लिए है। दूसरा, यूएस का भी एशिया में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगा कि हमारे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं एशिया में। तो यूएस जो है, जो कि पहले से ही एक बड़ा यहाँ पर मोहरा बन के ही आया हुआ, भले से एशिया में नहीं है लेकिन एशिया में उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी देशों को वो कंट्रोल कर पाता है या कहे कि अपनी बातें मनवा पाता है। तो यहाँ पर इसने इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और गोताखोरों ने कहा कि पुलिस बल के लिए गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का 14वां संस्करण शुरू किया है। तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में मॉरिशस पुलिस बल के साथ, यानी कि मॉरिशस के जो पुलिस फोर्स है उसके साथ मिलकर के गोताखोरों के लिए एक गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का आयोजन किया है। बेसिकली एक एक्सरसाइज टाइप का ही है और इस बार इसका 14वां संस्करण है। लेकिन इस एक्सरसाइज में समझ लो कि मुख्यतः भारतीय जो नौसेना है वही सिखाती है मॉरिशस पुलिस बल को। ऐसा नहीं है कि वहां से खुद भी कुछ सीखा जाता हो, उन्हीं को सिखाते हैं। कौन सिखाता है? मार्कोस। मार्कोस आपने नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। मार्कोस जो है ना, एक इंडियन नेवी की एक स्पेशल कमांडो टीम है। जैसे एयरफोर्स में होता है गरुड़ कमांडो, ऐसे नेवी में होता है दोस्तों मार्कोस। और ऐसे आर्मी में क्या होता है? आर्मी में होता है पैरा एसएफ होता है। तो ये जो होते हैं ना, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कुछ गिने चुने ही होते हैं, और ये एक स्पेशल समझ लो काम के लिए होते हैं, बनाए जाते हैं, स्पेशल तरीके से ट्रेन किए जाते हैं स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो ऐसे ही जो इंडियन नेवी की जो स्पेशल ये टीम है मार्कोस कमांडो की, तो इन मार्कोस कमांडो के बीच में मॉरिशस पुलिस बल के साथ ही होता है, और इस एक प्रकार से उनको ट्रेन करने के लिए रुक जाते हैं। 14वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले भी 13 बार हो चुका है। तो कहां पर ये हो रहा है? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं मॉरिशस है कहां पर। यहाँ पर देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर जूम इन करेंगे और नीचे आएंगे, ये आपका इंडियन ओशियन है, यानी हिंद महासागर है। यहाँ पर ना बहुत जूम करोगे ना तब आपको दिखेगा इधर मालदीव, और ज्यादा जूम इन करोगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, और ज्यादा जूम इन करते हुए इधर अफ्रीका की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मॉरिशस। ये रहा, एक्चुअली में ये सब छोटे छोटे द्वीप्स हैं। तो ये मॉरिशस जो है, इसी में देखिए इसकी राजधानी ये पोर्ट लुइस है, ठीक है। तो यहीं पर ये हो रहा है ऑपरेशन, क्लियर है। मॉरिशस की करेंसी भी होती है रुपया ही, मॉरिशस रुपया उसे कहते हैं, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सतीश चंद्र शर्मा को, आगस्टिन जॉर्ज मसीह को और संदीप मेहता को, इन 3 चीफ जस्टिस को, जी हाँ ये चीफ जस्टिस हैं 3 हाई कोर्ट्स के, और इन 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों की यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। इन तीनों को अभी सेंटर ने अपॉइंट किया है, 3 चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इनको प्रमोट किया गया एक प्रकार से। अब इसकी वजह से चूंकि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 + 1 न्यायाधीश हो सकते हैं, तो अब उसका पूरा का पूरा क्षमता फिलअप हो गया है।
लोग रिटायर होते रहते हैं क्योंकि वहां पर एज की लिमिट होती है, समय समय पर रिटायर होते रहते हैं, तो समय पर सीटें खाली होती रहती हैं। तो यहाँ पर देखो 33+1 की क्षमता भी इनकी पूरी हो गई है। 33+1 मतलब सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश रह सकते हैं, एक जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। टोटल 34 हो सकते हैं। तो अब 34 की ये पूरी क्षमता कंप्लीट हो गई एक बार फिर से। इसमें सतीश चंद्र शर्मा जो आए हैं, ये पहले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको अब प्रमोट किया गया है यहाँ पर जज के रूप में। अगस्टिन जॉर्ज मसीह जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको प्रमोट किया गया है। संदीप मेहता जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको भी प्रमोट किया गया है। क्लियर। सीजेआई कौन है? वर्तमान में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं टी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और बाकी टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। जो अभी 25वां हाई कोर्ट्स बना था वो था अमरावती हाई कोर्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में 25वां नंबर का। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, अगर शपथ दिलाना हो पूछा जाए तो ऑफिशियल जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स में बात की जाए तो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। क्लियर है, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसके विपरीत भी होता है वही कि मतलब राज्यपाल को अगर नियुक्त करना है तो फिर वो शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस उस राज्य के। किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर सोमदत्त सिंह जी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सोमदत्त सिंह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नाम में लग रहा है जैसे मेल है लेकिन ये फीमेल है। असीड्यूस ग्लोबल की फाउंडर एंड सीईओ हैं। इनको अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी ने इनको स्वर्ण पदक और एक सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित किया है डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। कुछ और पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं जिनको मैं रिवीजन कराता रहता हूं समय समय पर। क्रिस्टोफर डिसूजा को 11वां कलाकार पुरस्कार मिला। आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड। और टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार मिला है। नंदनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, इनको मिला है सूर्यवंशम के लिए। दिलीप मेथम को मणिपुरी भाषा में बंगाल साहित्य पुरस्कार। सीएक्स लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार और स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सर्व विजेता महिला क्रिकेटर मैग लेनिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो मैग लेनिन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तान थी और महिला टीम की, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये थी मैग लेनिन, थी मतलब अभी भी हैं, जिंदा हैं, लेकिन ये कप्तान थी पहले। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई सारे टूर्नामेंट्स भी जिताए। बहुत लंबा इनका करियर रहा, 13 सालों का करियर रहा इनका महिला क्रिकेट में, जो कि महिला क्रिकेट में देखा जाए तो काफी लंबा करियर माना जाता है वैसे। हालांकि भारत की जो मिताली राज है उनका सबसे लंबा था, 20 साल से ज्यादा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी ये मैग लेनिन, और इनका बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। 31 साल की उम्र में ही इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीआई और टी20, सबसे संन्यास ले लिया है। 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था। 241 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और टोटल 8000 से ज्यादा रन बना चुकी हैं मैग लेनिन। क्लियर। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ये फॉर्मेट देखो काफी दिन हो गए थे इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाने के पीपीटी मोड में, तो हमारी भी आदत बीच बीच में छूट जाती है। अब वो डिजिटल बोर्ड वाली आदत लग गई थी, लेकिन इसमें मजा आ रहा है। फिलहाल आप भी मजा ले सकते हैं दिवाली धमाका का ऑफर का फायदा उठा करके। डिस्काउंट है 70% का, कूपन कोड यूज कीजिए दिवाली 70, और ये आपको कूपन कोड लगाना है MZT ऐप पर। आपको ई बुक्स भी जो मिल रही है ना, वो 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। किसी भी मंथ का आप 10-10 रुपए में प्राप्त कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश की भी ऐसे ही। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन कर ही सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो वो है तुर्की। दूसरे पर भारत था इस लिस्ट में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ती है और ये भारत की पहली रामसर साइट है। आगे आज आपको क्या बताना है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? निम्न में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? अच्छे क्वेश्चन है दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और इसकी पीडीएफ क्विज आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अपना मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।